हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है, हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। लेक्चर नंबर 10 में हम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर नंबर 9 में भी हम न्यूमेरिकल्स करके आए थे। हमने वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्रिक सीखी थी कि जब भी न्यूमेरिकल गैस के संपीड़न तथा प्रसार से रिलेटेड होगा तो हम एक ही फॉर्मूले का डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक सर, पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी। और जब भी क्या सर, जब भी संपीड़न क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होगा, संपीड़न हो रहा होगा, तो W की वैल्यू क्या रखना है अपन को, प्लस पी डॉट डेल्टा वी रखना है। ठीक सर, ये बता दिया था। दूसरा आता था प्रसार। प्रसार में मैंने आपको बताया था W की वैल्यू माइनस पी डॉट डेल्टा वी रखना है। ठीक है, P की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी। आयतन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन दोनों का डिफरेंस निकालना मैंने आपको बता रखा है। ऐसे आप डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आसानी से ज्ञात कर सकते हो। पूरे क्वेश्चन में आपको कल के लेक्चर में बताकर आ चुका हूँ। हम अब चलेंगे अपने नए टॉपिक की ओर, जो कि लेक्चर नंबर 11 में है। ठीक सर, तो नई हेडिंग डालेंगे, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा अपना नया हेडिंग है, तो बस इसमें लिखना है अपन को। लिखिए भाई, आंतरिक ऊर्जा के अंदर लिखिए, इसको सेपरेट कर दो। आंतरिक ऊर्जा में लिखो भाई, प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा के साथ संबद्ध होता है। ऊर्जा की यह मात्रा ताप, दाब, द्रव्यमान तथा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रकृति लिखना भाई, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इस ऊर्जा को ही आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। इसे ब्रैकेट में लिखना कैपिटल ई अथवा स्मॉल यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक सर, हमने ये लिख लिया अपनी आंतरिक ऊर्जा की डेफिनेशन। मैंने पेज पलट लिया है, आप अपनी कॉपी में देखना भाई क्या डेफिनेशन थी। प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित मात्रा के साथ, किसकी निश्चित मात्रा, ऊर्जा की निश्चित मात्रा। ठीक सर, प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा के साथ संबद्ध होता है। मतलब कुछ ना कुछ, कोई सा भी आप पदार्थ ले लो, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से ही विद्यमान होगी। ठीक सर, ऊर्जा की यह निश्चित मात्रा जो होती है वो ताप, दाब, द्रव्यमान तथा रासायनिक प्रकृति, किन किन पर ऊर्जा निर्भर करती है सर, ताप, दाब, द्रव्यमान तथा रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हो, आंतरिक ऊर्जा। अंडरलाइन कर लेना, आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। इसे कैपिटल ई और स्मॉल यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक सर, स्टार पॉइंट डालेंगे, लिखिए, किसी भी पदार्थ,
की आंतरिक ऊर्जा उसमें निहित समस्त ऊर्जाओं का योग होती है। अतः इसका सही मान ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता है। अतः केवल हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखा अपन ने स्टार पॉइंट? किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, मतलब कोई भी जो समस्त पदार्थ होते हैं उसमें जो आंतरिक ऊर्जा रहती है वो उसमें निहित समस्त ऊर्जाओं का, मतलब उसमें जो पहले से और ऊर्जाएं विद्यमान हैं उन समस्त ऊर्जाओं का योग होती है। उन सब ऊर्जाओं को आप प्लस कर दोगे तो आपको आंतरिक ऊर्जा मिल जाती है। अतः इसका सही मान ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता है। अतः केवल आप इसका 100% एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते भाई, इसलिए आप केवल आंतरिक ऊर्जा का क्या निकाल सकते हो? अतः केवल हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर सकते। आपने देखा होगा हम अभी प्रीवियस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आए उसमें हमने आंतरिक ऊर्जा नहीं निकाली, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाला, जिसको आप आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे डेल्टा ई से इंडिकेट कर रहे थे सर। ठीक है सर, तो ये अपना स्टार पॉइंट हुआ। एक और स्टार पॉइंट डालिए और लिखिए, माना किसी परिवर्तन से पूर्व तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 है तथा परिवर्तन के पश्चात आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाती है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निम्न होगा। क्या होगा भाई? निम्न। अपन पहले ही पूरे क्वेश्चन में परिवर्तन ही तो निकाल के आए। देखो, माना किसी परिवर्तन से पूर्व अभी कुछ परिवर्तन ऊर्जा में नहीं हुआ है, जब परिवर्तन नहीं हुआ तो आंतरिक ऊर्जा सबसे पहले आपके पास E1 थी। ठीक सर, हमें क्या निकालना है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, इसका फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं सर। ठीक, तो ऊर्जा तो क्या होती है? E होती है, आंतरिक ऊर्जा E हो गई, लेकिन परिवर्तन जहाँ भी आता है हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक झोंपड़ी बनाते थे, डेल्टा E बराबर। अब देखो, परिवर्तन से पूर्व तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 है तथा परिवर्तन जैसे ही ऊर्जा में हुआ तो आंतरिक ऊर्जा E2 हो गई। देखो, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, और परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। जैसे आप इसको इनिशियल स्टेज बोल दो, इसको आप फाइनल स्टेज बोल दो, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब भी निकालते हो तो वो परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक सर, तो क्या करोगे? प्रारंभिक तो यह है, अंतिम यह, तो
चेंज कैसे देखोगे, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दो, तो क्या करोगे आप, E2 माइनस E1 हो गया, तो ये क्या आ जाता है आपके पास, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। अर्थात करके लिखना सर, अर्थात माना कि इस परिवर्तन से पूर्व तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 है तथा परिवर्तन के पश्चात E2 हो जाती है। दोनों में परिवर्तन कैसे होता है भाई, आंतरिक ऊर्जा E परिवर्तन डेल्टा E बराबर क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दोनों इसका परिवर्तन कहलाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखिए भाई एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे भाई, लिखिए T केल्विन ताप पर एक परमाणु गैस के एक मोल की आंतरिक ऊर्जा, एक मोल की आंतरिक ऊर्जा का मान होता है। ठीक सर, क्या क्वेश्चन है, T केल्विन ताप पर एक परमाणु, परमाणु कितने हैं, एक है, गैस के एक मोल की आंतरिक ऊर्जा का मान कितना होता है। तो हम आंसर में लिखेंगे, डायरेक्ट मान है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिक्स वैल्यू होती है 3/2 RT। क्या होता है सर, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, T केल्विन ताप पर एक परमाणु गैस के एक मोल की आंतरिक ऊर्जा का मान कितना होता है, 3/2 RT। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, लिखिए आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होती है, अवस्था फलन होती है क्योंकि यह निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। अब इसके ऑप्शन आपको दे दिए, सत्य या असत्य। क्वेश्चन को देखिए भाई, आंतरिक ऊर्जा जो है डेल्टा E या E मान लीजिए, अवस्था फलन होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि यह निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, अगर अवस्था पर निर्भर करती है तो एक कौन सा फलन है भाई, अवस्था फलन होती है। सत्य है भाई, बिल्कुल सत्य है, तो अपन क्या लिख देंगे आंसर में, सत्य। ठीक सर, राइट टिक लगा लीजिए। ठीक सर, ये क्वेश्चन दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एक नंबर के 3-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा एक मात्रा आश्रित गुण है, सत्य या असत्य। देखना बड़ा इजी क्वेश्चन है। आंतरिक ऊर्जा एक मात्रा आश्रित गुण है। जहाँ पर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर शुरू में अपन ने मात्रा आश्रित गुण और स्वतंत्र मात्रा आश्रित गुण पढ़े थे भाई, दो तरह की। ठीक है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए थे, दोनों में हमने डिफरेंस चेक किया था। वहाँ पर मात्रा, यहाँ पर आपको पता तो लग गया कि आंतरिक ऊर्जा एक मात्रा आश्रित गुण है क्या भाई, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा। ठीक सर, तो हम अभी बोल तो देंगे बिल्कुल है सर। सत्य कैसे लगाया, आपको कैसे पता कि आंतरिक ऊर्जा एक मात्रा आश्रित गुण है, आपने इसका आंसर सत्य लगाया। तो हमारा बच्चा लोग, हम जब आश्रित गुण पढ़ के आए थे ना सर, जब हम मात्रा आश्रित गुण पढ़ के आए थे
तो हमने उसके एग्जाम्पल में लिखा था आंतरिक ऊर्जा, मात्रा आश्रित गुण का एग्जाम्पल क्या था, आंतरिक ऊर्जा था, वहाँ से भी आप पता लगा सकते हो। और आंतरिक ऊर्जा समस्त ऊर्जाओं का योग होती है, ठीक है सर, जो कि ताप, दाब, रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह, द्रव्यमान वगैरह से संबंधित होती है। ये चेंज हो सकते हैं, तो मात्रा आश्रित गुण जो होते हैं ना वो चेंज, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इस वजह से आंतरिक ऊर्जा एक मात्रा आश्रित गुण कहलाती है सत्य, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल होता है। सिंपल शुरुआत की जब चैप्टर शुरुआत हुआ था उसका थ्योरी से उठाया गया सवाल डायरेक्ट है, आंतरिक ऊर्जा एक मात्रा आश्रित गुण होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि मात्रा आश्रित गुण का एग्जाम्पल ही आंतरिक ऊर्जा है, तो जाहिर सी बात है होगा। तो ये अपन ने क्या लगा दिया, सत्य लगा दिया। क्वेश्चन लिखेंगे भाई एक, आंतरिक ऊर्जा के कोई 4 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हमसे पूछा आंतरिक ऊर्जा के कोई 4 उदाहरण हमको देना है, तो हम आंसर लिखेंगे भाई, ऐसी ऊर्जाएं बताना है जिससे आंतरिक ऊर्जा इन्फेक्टेड होती हो, जिससे आंतरिक ऊर्जा में अपन को परिवर्तन देखने के लिए मिलता हो। तो लिखे पहला एग्जाम्पल, पहले स्टार पॉइंट के रूप में लिखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। समझे क्या भाई कुछ बात? ऊष्माक्षेपी, आप जानते हो ऊष्माक्षेपी जब भी होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर कोई तंत्र है, यहाँ पर कोई एस का मतलब सिस्टम है। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो तंत्र अपने अंदर से एनर्जी को बाहर फेंकता है। जब भी ऊष्माक्षेपी घटना होती है, जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो जो तंत्र होता है ना, वो अपने में से एनर्जी को बाहर वातावरण में, बाहर नेचर में एनर्जी को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, ठीक है सर, बाहर उत्सर्जित कर देता है। तो इस सिस्टम ने अपने अंदर से एनर्जी को बाहर फेंका, तो इसके अंदर ऊर्जा में क्या आ गई, कमी आ गई सर। तो पहला उदाहरण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। सेकंड कौन सी होती है भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने पर निकाय की, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं भाई, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक सर। अब जब भी ऊष्माशोषी आता है, शोषी से आप समझोगे शोषण करना, ठीक सर, अवशोषित किसी चीज को अवशोषित कर लेना। तो ये सिस्टम जब भी ऊष्माशोषी होगी तो ये सिस्टम बाहर से, वातावरण से एनर्जी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे इसकी एनर्जी में इंक्रीज हो जाती है, इसकी एनर्जी में वृद्धि हो जाती है, ठीक सर। तीसरा एग्जाम्पल, उदासीनीकरण ऊष्मा होने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती। थर्ड एग्जाम्पल होता है सिंपल सा, उदासीनीकरण ऊष्मा जब भी होगी तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। चौथा एग्जाम्पल, ताप बढ़ाने पर
निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। कोई दिक्कत है क्या सर? यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखो, पहला ऊष्माक्षेपी समझ में आ गई। एनर्जी बाहर उत्सर्जित होगी तो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ऊष्माशोषी होगी तो एनर्जी की वैल्यू अधिक हो जाएगी, क्योंकि बाहर से अवशोषण हो जाता है। उदासीनीकरण ऊष्मा होती है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। ताप जैसे ही बढ़ाओगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई आपने पदार्थ लिया, उसकी वैल्यू आपने जैसे ही ताप का मान बढ़ाया तो अंदर की एनर्जी भी क्या होती है सर? इंक्रीज होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। ठीक, तो आंतरिक ऊर्जा के निम्न 4 एग्जाम्पल आपने देख लिए। ठीक, अब नई हेडिंग आ रही है अपने पास, हेडिंग डालिए सर। एंथैल्पी पूर्ण ऊष्मा या अंतर्निहित ऊष्मा। एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा या अंतर्निहित ऊष्मा, 3 नामों से एग्जामिनर आपको कोई सा भी नाम उठा के दे सकता है। तीनों का मतलब एक ही है, एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा, अंतर्निहित ऊष्मा। ज़्यादा पूछा जाने वाला, ज़्यादा कॉमन नाम ये है। अगर एग्जामिनर ज़्यादा अच्छा होगा तो कोई सा भी नाम आपको उठा के दे देगा, आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक से, जरूरी नहीं कि फिक्स एंथैल्पी से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सा भी नाम, जो नाम उसको पसंद आएगा वो दे देगा। ठीक है सर, तो इसके अंदर अपन लिखते हैं क्या होता है, लिखिए भाई। रसायन विज्ञान में सामान्यतः सभी प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में अधिकतम प्रक्रम खुले पात्रों में वायुमंडलीय दाब पर ही संपन्न होते हैं। पहले पैराग्राफ को समझना है अपन को। ठीक सर, अपन पढ़ रहे हैं एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा या अंतर्निहित ऊष्मा। रसायन विज्ञान में जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो सर, तो उसमें सामान्यतः सभी प्रक्रम, जितने भी ऊष्मा गतिकी के यूज, जितने भी, मतलब वो बोलते हैं ना अपन प्रयोगशाला में जाके जो प्रयोग करते हैं, जितने भी प्रक्रम किस घटना पर, किस कंडीशन पर संपन्न होते हैं सर? स्थिर दाब, अंडरलाइन कर लेना भाई, स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं। जितने भी केमिस्ट्री में तमाम प्रयोग किए जाते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं। मतलब प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ना प्रेशर को बढ़ाया जाता है ना ही प्रेशर को घटाया जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, बिल्कुल नियत होता है। क्योंकि प्रयोगशाला में अधिकतर प्रक्रम खुले पात्रों में वायुमंडलीय दाब पर ही संपन्न होता है। आप देखते होंगे जो भी परख नलियाँ यूज़ होती है, जो भी बीकर यूज़ होते हैं, वो ऊपर से पैक्ड नहीं होते हैं, वो ऊपर से खुले होते हैं। तो ऊपर से कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसे आप वायुमंडलीय दाब बोलते हो। इसी प्रकार से प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ठीक सर, ऐसा तो नहीं है ना 2 कमरे हैं तो एक कमरे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, पास वाले कमरे में प्रयोग हो रहा है तो उसमें प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। नहीं सर, किसी में प्रेशर कम, किसी में प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, ऊपर से पात्र खुले हुए हैं। ठीक है सर, तो प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट होगा, वायुमंडलीय दाब पर ही संपन्न होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना भाई,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। किसी प्रकर्म को स्थिर दाब पर संपन्न कराने के लिए ऊष्मागतिकीय फलन उपयोग में लाया जाता है, जिसे तंत्र की अंतर्निहित ऊष्मा अथवा एंथैल्पी कहा जाता है। क्या लिखा भाई हमने? किसी प्रकर्म को, किसी भी प्रयोग को स्थिर दाब पर संपन्न कराने के लिए, आप स्थिर दाब पर संपन्न कब कराते हो, उसके लिए आपको एक ऊष्मागतिकीय फलन का उपयोग करते हैं, जिसे तंत्र की अंतर्निहित ऊष्मा अथवा एंथैल्पी कहा जाता है। अंतर्निहित ऊष्मा और एंथैल्पी को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक सर, किसी प्रकर्म को स्थिर दाब पर जब भी आप संपन्न कराओगे तो आपको एक ऊष्मागतिकीय फलन का यूज करना होगा। उस ऊष्मागतिकीय फलन को आप क्या बोलते हो? अंतर्निहित ऊष्मा या एंथैल्पी बोलते हो। कोई दिक्कत है क्या सर? यहाँ तक आपके पास कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और देखिए सर, क्या है इसका लास्ट, थोड़ा सा लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज कर लेना। अतः वास्तव में स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन को ही एंथैल्पी कहा जाता है। वास्तव में स्थिर दाब पर मतलब प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट होगा और उस स्थिति में जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होगा उसे ही आप एंथैल्पी कहते हो। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। H बराबर E प्लस PV, ये आपका एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है सर। ठीक है सर, क्या है अपना एंथैल्पी का फॉर्मूला? H बराबर, H को आप बोलते हो, H को हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक सर, ये एंथैल्पी होती है अपनी। E आंतरिक ऊर्जा होती है, प्लस P का मतलब प्रेशर होता है, V का वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। H बराबर E प्लस PV होता है, आपका एंथैल्पी का परिवर्तन होता है। ठीक है सर, एंथैल्पी में जो भी होता है वो इसी फॉर्मूले के द्वारा अपन निकालेंगे। आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। हमने डेफिनेशन देख ली। ठीक सर, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।